नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी और वक्त है रेस 2020 का, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। 2020 के शुरुआत में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, जिसकी तैयारी कर रहे हैं तमाम राजनीतिक दल। जनता भी तैयार है और तैयार है टोटल टीवी की टीम भी। दिल्ली की हर विधानसभा के साथ आपका मूड टटोलने के लिए सबसे सटीक, सबसे खास सर्वे के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दलगत राजनीति में संभावित उम्मीदवारों में कौन किस पर कितना भारी है, टिकट की दौड़ में कौन कौन चल रहा है, कौन आगे है और कौन पीछे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेस 2020 की। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए सभी संभावित उम्मीदवार लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। और आज बारी है मुंडका विधानसभा की। यहां कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हैं जो जनता को लुभाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी आला कमान देखे उनके काम को। इस पर चर्चा करेंगे, सर्वे आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको खास मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ददीबल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुजीत कुमार जी हमारे इनपुट एडिटर आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो रेस 2020 के लिए सभी उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है और टोटल टीवी भी अपने चुनावी अभियान पर निकल पड़ा है। मुंडका विधानसभा का क्या हाल है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और राजधानी की जनता एक नई सरकार चुनेगी। लेकिन जनता किसे मौका देगी, किसे विपक्ष की जिम्मेदारी देगी, ये अभी भविष्य की बात है। लेकिन भविष्य के लिए चर्चा वर्तमान में शुरू हो चुकी है और इस चर्चा के बीच और इन चुनावों को लेकर सभी दल अपने अपने वादों और दावों के साथ चुनावी मैदान में हैं। और इस मैदान में टोटल टीवी भी अपने सर्वे के जरिए पहुंच चुका है, जो किया है संभावित उम्मीदवारों पर। और आज बारी है मुंडका विधानसभा सीट की। ये इलाका उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ से मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के सुखबीर सिंह दलाल, जो कि 2015 में आपके टिकट पर लड़कर चुनाव जीत चुके हैं। वहीं इनसे पहले 2013 में इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार रामवीर शौकीन चुनाव जीते थे। 2008 में सीट बीजेपी के खाते में गई थी और यहां से विधायक मनोज कुमार चुनाव लड़कर जीते थे। वहीं इन आंकड़ों से इतर मुंडका विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच चुनाव की चर्चा शुरू हो चुकी है और चुनाव की चर्चाओं के बीच में अब यहाँ टिकट की चर्चाएं भी सुनाई देने लगी हैं। और इन्हें टिकट की चर्चाओं के बीच टोटल टीवी की टीम भी कुछ नाम लेकर लोगों के बीच पहुंची, जो हमें मिले समाज के उन प्रबुद्ध लोगों से जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। और इन्हीं नामों को लेकर टोटल टीवी की टीम पहुंची मुंडका विधानसभा क्षेत्र के हर इलाके में और ली लोगों की राय। आपको बता दें कि टोटल टीवी अपने सटीक और हकीकत के करीब रहने वाले सर्वे के लिए जाना जाता है और इन सटीक होते सर्वे के पीछे टोटल टीवी की टीम की मेहनत और सही नियत का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ टोटल टीवी पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है और हमारी भी यही कोशिश है कि हम इस भरोसे को बनाए रखें। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। और अब आपको मिलवाते हैं मुंडका विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों से जो टिकट की दौड़ में चल रहे हैं। रूबरू करवाते हैं उनकी राजनीतिक हैसियत से। अगले कुछ महीनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची हो रही है, तो वहीं उम्मीदवार भी अपने अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जनता और पार्टियों के मुख्यालय में घूम रहे हैं। लेकिन दिल्ली की कमान किसे मिलेगी, इस सवाल से पहले बड़ा सवाल टिकट की माथापच्ची का है। किस सीट से किसे मिलेगा टिकट, अगले 5 साल कौन संभालेगा दिल्ली की गद्दी, ये जानने के लिए टोटल न्यूज की टीम टटोल रही है दिल्ली की आवाम की नब्ज, कौन किस सीट से कितना आगे है टिकट की रेस में। जानने के लिए आज बात मुंडका विधानसभा की, जहां से मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के सुखबीर सिंह दलाल। वहीं इस सीट में बीजेपी में संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो गजेंद्र सिंह टिकट की रेस में है। 2017 में मुंडका वार्ड से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं गजेंद्र सिंह। स्वच्छ भारत अभियान में दिल्ली राज्य संयोजक की भूमिका निभा रहे हैं गजेंद्र सिंह। संगठन सदस्यता अभियान में भी अहम भूमिका निभाते रहे हैं गजेंद्र सिंह। बीजेपी के युवा नेता हैं और टिकट की इस रेस में है। बीजेपी में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं मास्टर आजाद सिंह, जो टिकट की इस रेस में शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के भाई हैं मास्टर आजाद सिंह।
2 बार मुंडका विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं मास्टर आजाद सिंह। दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। नॉर्थ एमसीडी के मेयर रह चुके हैं और टिकट की इस रेस में हैं। बीजेपी में तीसरे संभावित उम्मीदवार है दलबीर सिंह, जो टिकट की इस रेस में है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं दलबीर सिंह। दलबीर सिंह ने कराला गांव में टेनिस अकादमी का नवीनीकरण कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को घर घर पहुंचा रहे हैं दलबीर सिंह। इलाके में सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं दलबीर सिंह। बीजेपी में चौथे संभावित उम्मीदवार हैं देवेंद्र शौकीन, जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और टिकट की रेस में हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी में टिकट के संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो आम आदमी पार्टी में मौजूदा विधायक सुखबीर सिंह दलाल जो टिकट की रेस में हैं। मुंडका विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं सुखबीर सिंह दलाल। 2015 में पहली बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े सुखबीर सिंह दलाल और जीत मिली। इनके ही इलाके में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने का प्रस्ताव पास हुआ है। आम आदमी पार्टी में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं अनिल लाकड़ा, जो इस चुनाव में अपने किस्मत आजमा रहे हैं। 2017 में मुंडका वार्ड नॉर्थ दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीते अनिल लाकड़ा। 2018 से 19 में नॉर्थ एमसीडी में नेता विपक्ष रहे हैं अनिल लाकड़ा। आम आदमी पार्टी में तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं बबीना पवनजीत शौकीन, जो इस चुनाव में अपने किस्मत आजमा रहे हैं। नीलोटी के वार्ड 38N से आपकी निर्गम पार्षद है, अपने इलाके में सक्रिय रहती हैं और टिकट की रेस में है। वहीं कांग्रेस में संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस में डॉक्टर नरेश कुमार टिकट की रेस में हैं। 2013 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं डॉक्टर नरेश कुमार। किसान परिवार से आते हैं और टिकट की रेस में है डॉक्टर नरेश कुमार। कांग्रेस में दूसरे संभावित उम्मीदवार है नरेश लाकड़ा, जो टिकट की रेस में है। 2017 में एमसीडी का चुनाव लड़ चुके हैं नरेश लाकड़ा। हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि इन सभी नामों को लेकर टोटल न्यूज ने सर्वे किया है और इन्हीं नामों पर जनता ने अपनी राय दी है और जनता ने किस पार्टी के किस उम्मीदवार पर कितना भरोसा जताया है, यही देखने को मिलेगा आपको टोटल न्यूज के सर्वे में। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। खास मेहमानों से आपका परिचय करवा ही चुके हैं। सबसे पहले संजय जी के पास जाएंगे। संजय जी, अनाधिकृत कॉलोनियां यहाँ पर सबसे ज्यादा है। मुंडका विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ जाट बहुल्य क्षेत्र माना जाता है। ग्रामीण आबादी भी अच्छी खासी है यहाँ पर। और जो हम ट्रेंड देखते आ रहे हैं इसका, 2015 में आम आदमी पार्टी जीती, उससे पहले निर्दलीय रूप में रामवीर शौकीन जीते, उससे पहले बीजेपी के खाते में ये सीट थी। क्या समीकरण इस बार आप देखते हैं? देखिए, समीकरण जो है इस बार जहाँ तक है कि जो सत्तारूढ़ दल है यहाँ पर, उसके साथ काफ़ी कुछ लगता है कि उसको थोड़ा सा एज है। वैसे जैसे आपने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियाँ हैं यहाँ पर, अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं यहाँ पर, और उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र, सारा कुछ कॉन्स्टेंट करता है कि लगभग 83-84% तक ग्रामीण क्षेत्र, पुनर्वास कॉलोनी और अनाधिकृत कॉलोनी सारी मिला दिया जाए, और उसके बाद थोड़े बहुत इंडस्ट्रियल एरिया या ये कह लें और सारी चीज़ें, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट इसी का है। और इनके जो हितों को सर्व करेगा वही व्यक्ति आएगा उम्मीदवार बन करके, या ये कह लें वो चुना जाएगा। इनको ध्यान में रख करके ही उम्मीदवारों का चयन होगा और उन्हीं को ध्यान में रख करके समीकरण बनेगा। एक बात और है, ये जाट बाहुल है, 26% जाट हैं और 14% ब्राह्मण। अगर कोई उम्मीदवार जो जाट है और साथ ही ब्राह्मण है, अगर वो होता है तो 40% वोट के लिए सीधे सीधे उसके पास होते हैं, और ये बड़ा बैंक है। तो जजपा जो ट्राई कर रही है वो भी इस फ्रेम में आ सकती है, इसमें कूद सकती है। तो समीकरण थोड़े से जो अभी मौजूदा स्थिति में दिख रहे हैं आपके पोल के साथ, भाजपा, कांग्रेस और इसके साथ, तो हो सकता है कि भाजपा को फिर भाजपा के साथ हलाई करें तो थोड़ा सा एज बढ़ जाए। तो समीकरण अभी बदलेंगे, लेकिन अभी जो समीकरण है वो जो दलगत रूप से देखें तो 3 पार्टियों के साथ हैं, और मुद्दों के रूप में देखें तो इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, जो इन 3 पुनर्वास कॉलोनी, अनाधिकृत कॉलोनी और ग्रामीण क्षेत्र के साथ। जी ददीबल भी जी, वो भी तब जब केंद्र सरकार अप्रूवल दे चुकी है अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर। केंद्र सरकार ने एक बड़ा गेम खेला है। दूसरी तरफ पानी की यहाँ समस्या रहती है, तो केजरीवाल सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। क्या देखते हैं आप, मुंडका की जनता जो है जिस तरीके का ट्रेंड बनाती हुई आ रही है, इस बार क्या हो सकता है जनता का मिजाज? देखिए रंजना जी, इस सीट पर केजरीवाल ने बहुत फोकस किया है। सरकार बनाने के बाद उनको मालूम है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो आबादी है वो ग्रामीण है या रीसेटलमेंट कॉलोनी है, तो या फिर अनएथोराइज्ड कॉलोनीज हैं। तो
कुल मिला करके कॉलोनीज़ के मामले में आपने देखा है उनकी पॉलिसी आ चुकी है। इस इलाके में पानी की समस्या रहती थी, उसके लिए उन्होंने वहाँ पर काम किया है और मुंडका में 1.65 लीटर का अंडरग्राउंड उन्होंने जलाशय और बूस्टर स्टेशन बनवाया, शुरू कराया था लास्ट ईयर नहीं, 2 महीना पहले, अगस्त की बात है, 2-3 महीना पहले शुरू कराया था। तो उन्होंने कहा था उस समय कि इसके जरिए 14 गांवों और 27 कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति की जाएगी। तो ये एक बड़ा काम उन्होंने किया है। अभी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात हुई है, वो भी इसी इलाके में, मेरी जो जानकारी है वो इसी इलाके में वो भी आती है, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का अभी 4-6 दिन पहले ही अभी फाइनल हुआ है। तो वो भी इसी इलाके में है। और ये वो बड़े काम हैं जो उन्होंने किया है। और इस इलाके में तमाम सारे जो इशूज़ थे, ये 2-3 बड़े काम करके उन्होंने एक अपनी तरफ से शुरुआत कर दी है कि हमने काम शुरू कर रखा है, अगर हमें जिताओगे तो हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और ये कोई छोटे मोटे काम नहीं है, जो 2-3 काम उन्होंने किए हैं, ये बहुत बड़े काम हैं उस इलाके के लिए, क्योंकि पानी के लिए वहाँ जे कॉलोनियाँ जो थी वो सब इतना प्रॉब्लम थी वहाँ पानी की कि पूछिए मत। और आए दिन झगड़े झंझट हुआ करते थे वहाँ। शिक्षा के इलाके की अगर बात करें तो वहाँ स्कूलों की जो दुर्दशा थी उस दिशा में काम हुआ है। शिक्षा पर तो दिल्ली सरकार ने बहुत बेहतर काम किया भी है। तो यहाँ कुल मिलाकर के जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की है, क्योंकि स्पोर्ट्स का इन्होंने वहाँ शुरू किया है, उसकी वजह भी है कि यहाँ का एक गांव है निज़ामपुर और आसपास के गांवों से स्पोर्ट्स के कई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी दिए हैं इन गांवों ने। तो ये उन लोगों के लिए ये एक अच्छा सुखद संकेत है। तो इन चीज़ों से वहाँ के लोगों में आम आदमी पार्टी की तरफ जरूर झुकाव बढ़ेगा। बाकी अभी आपके इस सर्वे में धीरे धीरे पता लग ही जाएगा कि किस तरफ किसका क्या रुझान है जी। लेकिन यहाँ के जो ट्रेंड रहे हैं, पिछले भी ट्रेंड अगर आप देखें तो 2008 में ये सीट बनी है और 2008 से लेकर के यहाँ के लोगों ने किसी पार्टी को निराश नहीं किया है, अगर कांग्रेस को छोड़ दें तो उसके अलावा। 2008 में जो उन्होंने भाजपा को जिताया और उसके बाद फिर 2013 में इंडिपेंडेंट शौकीन को जिताया और उसके बाद 2015 में आपको जिताया, आम आदमी पार्टी को। तो अभी तक का जो ट्रेंड है उसके मुताबिक इन्होंने निराश नहीं किया है। और बाकी इस बार देखिए कामकाज का क्या पैमाना रहता है और उस हिसाब से जो होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने काम किया है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है सुजीत जी, हरियाणा से सटा हुआ है मुंडका और कांग्रेस को यहाँ पर निराशा हमेशा हाथ लगी है। हरियाणा के चुनावों में हमने देखा कि कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, तमाम तरह की समस्याएं भी है। क्या लगता है आपको, मुंडका की जनता जो है समस्याओं के आधार पर अपने जनप्रतिनिधि का चयन करती है या फिर संवाद के आधार पर? देखिए, अगर दोनों मुद्दे होते हैं वहाँ पर ख़ास तौर पे आप देखेंगे, संवाद की बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी को भी वहाँ एक बार मौका दिया है वहाँ की जनता ने। और दूसरी बात, जिस तरीके से जन संवाद कार्यक्रम अभी आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था, तो ख़ास तौर से जो वहाँ के मौजूदा एमएलए हैं उन्होंने मुंडका, कराला, आनंदपुर धाम और बाबा हरदास कॉलोनी, इन सब इलाकों में जन संवाद के कार्यक्रम किए और ये भी दिखाने की कोशिश की कि वहाँ उनकी पकड़ लोगों में है। लेकिन अगर टिकरी कला की बात करें तो वहाँ के लोग अभी भी शिकायत कर रहे हैं और ये भी कह रहे थे कि आप जन संवाद यहाँ भी करिए। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा था कि आप आइए यहाँ, देखिए कि यहाँ जो मूलभूत समस्याएं हैं वो क्या हैं, इसीलिए वो जो है उस इलाके में अपने विधायक को बुला रहे थे। अगर दूसरी बात इसके अलावा जो है पानी की स्थिति में जिस तरीके से अभी बता रहे थे कि वहाँ कुछ काम हुआ है, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि पानी की सप्लाई में सुधार तो हुआ है, लेकिन निजामपुर, लाडपुर, उत्सव विहार, ये जो कुछ इलाके हैं उनमें गंदे पानी की भी समस्या है। पानी की सप्लाई में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन जो गंदे पानी की समस्या है वो दूर नहीं हो पाई है। और इसी तरीके से कई ऐसे इलाके हैं जहाँ सड़कों की हालत ठीक नहीं है। खेड़ा हो, कंझावला हो, कराला हो, इन सब इलाकों में सड़कों की हालत ठीक नहीं है। और उसी से सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र से सटा हुआ नागलोई एक्सटेंशन भी है, वहाँ के लोगों की भी शिकायतें हैं कि सड़कें
ठीक नहीं। तो जहाँ तक पानी और सड़कों की स्थिति है, ये मुद्दे वहाँ पर होंगे। और हरियाणा से सटा हुआ इलाका है, तो कह सकते हैं जिस तरीके से जाट आंदोलन के दौरान वो मुद्दा वहाँ पर प्रभावी रहा है, उसका असर यहाँ भी देखने को मिल सकता है। और ख़ास तौर से जो सोनीपत और कह सकते हैं झज्जर और इसके जो इन जिलों के इलाके लगे हुए हैं, तो वहाँ इसका प्रभाव ज़्यादा था और इन इलाकों में कांग्रेस को बढ़त मिली है, तो उसका प्रभाव भी थोड़ा बहुत यहाँ पर पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति अभी तक रही है उसमें सुधार हो सकता है, क्योंकि पास के इलाकों में हुई। यही वजह है कि जो बाहरी दिल्ली का जाट बेल्ट वाला इलाका है, एक चर्चा ये भी है कि जो जेजेपी से गठबंधन हुआ या समझौता हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये गठबंधन किया गया है। तो अगर गठबंधन हरियाणा में है तो अब देखना होगा कि उसका फ़ायदा बीजेपी को दिल्ली में कितना मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि नजफगढ़ जैसी सीट पर जब इनेलो थी, एकजुट थी, तो वहाँ से उनका विधायक भी कहीं ना कहीं जीता और फिर वहाँ उनका प्रभाव भी है हरियाणा से सटा हुआ इलाका होने के कारण। तो ये मुद्दे भी रहेंगे प्रभावी, और जो पार्टी की नीतियां हैं वो भी मायने रखेंगी, और सरकार का जो कामकाज है सभी चीज़ों का आकलन करेगी जनता। और ख़ास तौर से उम्मीदवारों का चयन बहुत मायने रखेगा। आप वहाँ जिसका ज़्यादा प्रभाव है, जिस जाति का या जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर ज़्यादा सक्रिय है, सबको सुलभ है, उस तरह के उम्मीदवार को अगर पार्टी उतारेगी तो उसको सफलता मिलने की ज़्यादा गुंजाइश है। क्योंकि जब निर्दलीय पर भी लोग भरोसा जता सकते हैं, तो कह सकते हैं कि पार्टियों को उम्मीदवारों के चयन में सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो पार्टियों को उम्मीदवारों के चयन में सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी, खासतौर पर मुंडका विधानसभा में, क्योंकि इस विधानसभा का ट्रेंड ऐसा रहा है कि यहाँ पर हर बार बदलाव होता है, सभी को मौका दिया जाता है। 2020 संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल, और टोटल टीवी पर संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल आना शुरू हो गया है। सबसे पहले किस पार्टी का ओपिनियन पोल आया है? सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। तस्वीर साफ हो गई है सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को लेकर क्या है मुंडका की जनता के दिल में। यहाँ पर 3 नाम निकलकर सामने आए संभावित उम्मीदवारों की रेस में, और बेहद चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया है। अनिल लाकड़ा इस रेस में आगे चल रहे हैं, जबकि जो मौजूदा विधायक हैं सुखबीर सिंह दलाल, वो रेस में पीछे चल रहे हैं। अनिल लाकड़ा को मिले हैं 43.69% वोट्स, जबकि सुखबीर सिंह दलाल को 42.01% वोट्स मिले हैं। लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि मौजूदा विधायक सिटिंग एमएलए पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा बवीना पवनजीत शौकी 9.24% वोट्स के साथ तीसरे नंबर पर है, रेस में नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी की टिकट पर किसी को भी चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो एक वर्ग ऐसा भी है जो आम आदमी पार्टी के बैनर पर वोट करने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों की संख्या है 5.06%। अनिल लाकड़ा और सुखबीर सिंह दलाल के बीच में कांटे की टक्कर है। ददीबल जी, आप कह रहे थे कि काम हुआ है, मुंडका पर फोकस किया है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन देखिए सिटिंग एमएलए जो है वो रेस में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अनिल लाकड़ा इस रेस में आगे चल रहे हैं। देखिए, ये पब्लिक का मूड है। सुखबीर सिंह अनिल लाकड़ा की जो बात कर रहे हैं, अनिल लाकड़ा भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में राजनीति कर रहे हैं, तो वो उनका अपना एक स्वभाव हो सकता है। और किसी इलाके में सैंपलिंग में हो सकता है कि लोग ज़्यादा आ गए हों उनके सपोर्टर्स, और सैंपल थोड़ा बेहतर हो, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला नहीं है। 42-42.5 कितना 43% का है, तो 1% का फासला है मुश्किल से। तो ये कोई 1-1.25% का फासला कोई बड़ा फासला नहीं होता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि दोनों के बीच में हो सकता है कि कहीं ना कहीं से पार्टी से किसी तरह का कोई इनका दोनों के बीच में किसी को ज़्यादा वेटेज मिल रहा हो, किसी को कम वेटेज मिल रहा हो, वो अलग बात है। लेकिन दोनों के बीच में इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल और उनकी सरकार जिस तरीके से इलाके पर फोकस कर रही है, अभी सुजीत जी बता रहे थे कि जनसंवाद यात्रा जब निकाली थी और वहाँ पर अभी महीना भर पहले पानी के टैंक का उन्होंने जिस तरह से उद्घाटन किया, अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात हुई,
तो ये सब तमाम तरह के जिस तरह के काम हो रहे हैं और बहुत सारे जो कॉमन पूरे दिल्ली के लिए उन्होंने घोषणाएं की हैं अनधिकृत कॉलोनियों के लिए और उन सब के लिए, तो उन सब से वो इलाका बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो ये सब ऐसे काम हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के गुडवर्क में दिख रहे हैं। तो अब अनिल ये जो हैं अनिल लाकड़ा और सुखबीर दलाल के बीच में इतना बहुत बारीक मार्जिन है। इस मार्जिन को किस तरह से आने वाले दिनों में ये क्या स्वरूप लेगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये जनता का ओपिनियन है, लोगों ने अपनी पसंद और नापसंद बताई है जी। तो दोनों लोग उतने ही पसंद होंगे, दोनों की पसंदीदा जो लेकिन सर टिकट तो एक को मिलेगा ना, टिकट एक को ये पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी कि किसको टिकट दिया जाए। अभी तक जिस तरह से वहाँ एक्टिव हैं उससे तो नहीं लगता, ना ही किसी तरह की इस तरह की कोई अनिल लाकड़ा का कोई बड़ा कोई विवादास्पद मामला आया है संज्ञान में सार्वजनिक रूप से कोई बड़ा, तो मुझे तो लगता नहीं। लेकिन अब पार्टी तय करेगी क्या देती है किसको देती है, लेकिन पब्लिक ने अपनी लोकप्रियता बता दी है, उसमें भी कोई बहुत फासला नहीं दिख रहा है। सुजीत जी, बहुत ज्यादा फासला नहीं दिख रहा है अनिल लाकड़ा और सुखबीर सिंह दलाल के बीच में, लेकिन मौजूदा विधायक को इतनी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एमसीडी में पहले से ही अपनी राजनीति को लेकर प्रसिद्ध है अनिल लाकड़ा और साथ ही साथ मुंडका पर फोकस कर रही है आम आदमी पार्टी। तीनों ही बिंदुओं को अगर ध्यान में रखें तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी में आप टिकट को लेकर माथापच्ची देखते हैं? देखिए, अनिल लाकड़ा भी जो मुंडका वार्ड है वहाँ से निगम पार्षद हैं, तो वो एक तो उनके पक्ष में है, वहाँ के लोग उनका कामकाज देख रहे हैं। दूसरी बात, जो बाकी जो अन्य वार्ड हैं उन इलाकों में भी उनको लोग पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो जो मौजूदा एमएलए हैं उनसे ज़्यादा यहाँ पर उनकी लोकप्रियता दिख रही है, ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी के मतदाताओं और समर्थकों के बीच में। अगर देखेंगे, सुखबीर सिंह अभी तक हमने रेस में जितने भी विधानसभा क्षेत्र दिखाए हैं उसमें से सुखबीर सिंह जो है शायद दूसरे या तीसरे एमएलए हैं जो किसी दूसरे प्रत्याशी के मुकाबले नंबर 2 पर जा रहे हैं, और नंबर 2 पर हैं भी, और जिस तरीके से आसपास है बिल्कुल कांटे की टक्कर है। तो अब ये पार्टी को तय करना पड़ेगा कि वो सुखबीर दलाल को ही रिपीट करेंगे या फिर जो है अनिल लाकड़ा जो युवा चेहरा पार्टी के अंदर हैं और उभर कर सामने आ रहे हैं। और 2017 में आपने देखा होगा जब निगम के चुनाव हुए थे उसमें पार्टी को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में 2 निगम पार्षद उनके जीत कर आए थे, और उसमें से एक अनिल लाकड़ा हैं और दूसरे ये बबीना पवनजीत शौकीन हैं। अब उनमें क्या है कि अब बबीना का जो मत प्रतिशत है वो आप देख सकते हैं, वो दिख रहा है कि वो उनके वार्ड तक ही सीमित है उनका एरिया। यही वजह है कि उनको 9.24% ही मिल रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई भी उम्मीदवार आए वो पार्टी के साथ ही रहेंगे जी। तो कह सकते हैं कि अभी अनिल लाकड़ा और सुखबीर सिंह दलाल में कहीं ना कहीं टिकट की रेस की फाइट दिख रही है, और पार्टी को अब तय करना है वो किस चेहरे पर जाएगी। जी संजय जी, इसको हेल्दी कंपटीशन की तरह लिया जाए या फिर घमासान की तरह लिया जाए? नहीं, ये कोई घमासान नहीं है। अभी जजबल जी ने जो एक हिंट दिया वो बहुत बारीक सी बात है कि पार्टी से अगर ये हवा उठती है, ये पता लगता है कि शायद इसको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो जनता भी उसकी तरफ थोड़ा सा एक कहते रहता है, उसकी तरफ रुझान रहता है, और ये यही दिख रहा है। अनिल लाकड़ा के बारे में जो पार्टी की जो अंदरूनी जो सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि अनिल लाकड़ा के बारे में कुछ पसंदगी है इस बार, और वहाँ कुछ बात है अंदर जो भी समीकरण है अनिल लाकड़ा का थोड़ा बेहतर है। वो उसके तमाम तर्क हो सकते हैं और कारण हो सकते हैं, वो दलगत कारण हो सकता है, संगठन के रूप में कुछ अंदर काम हो सकता है, लेकिन अनिल लाकड़ा का है। और ये चीज़ जब देखती है जनता, जो आपके इसमें दिख रहा है 43% दिख रहा है, इससे ज़्यादा दिख रहा है, और दूसरे 42%, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा एज लिया अनिल लाकड़ा ने उससे, लेकिन सुखबीर सिंह दलाल भी कहीं से भी कमज़ोर उम्मीदवार नहीं नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता के साथ तो वो हैं, या जनता का उनके साथ है प्रतिशत। थोड़ा सा एज जो मिल रहा है वो इसलिए कि हो सकता है कि आपके बारे में ये जो खबर है या ये एक तरह से सुनी जा रही है चीज़ें, हवा है कि अनिल लाकड़ा को ज़्यादा पसंदगी दी जा रही है, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट हो वो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए घमासान कहीं नहीं है।
ये एक तरह से, और कंपटीशन जैसी चीज नहीं, जब अगर पार्टी को डिसाइड करना है तो कंपटीशन जैसी चीज भी नहीं है। तो अंत में जो होगा वो केजरीवाल जो डिसाइड करेंगे वहां पर वो होगा। जहां तक सुखबीर सिंह दलाल का है, वहां पर देखा जाए तो जनता में उनकी छवि कोई बहुत खराब या काम न करने वाली नहीं है। असंतुष्टि तो थोड़ी बहुत हमेशा, एक जो इनकम्बेंसी फैक्टर है वो तो कितना भी बेहतर कोई काम करता है थोड़ा बहुत तो रहता है, लेकिन उसके बावजूद सुखबीर सिंह दलाल की एक अच्छी फेस है वहां। अब वो डिसाइड वही बात है कि पार्टी को करना है, केजरीवाल को करना है कि वो अनिल लाकड़ा को चुनते हैं वहां पर या सुखबीर सिंह दलाल। बिल्कुल, देखिए डिसाइड पार्टी को करना है, लेकिन जनता क्या कह रही है? संभावित उम्मीदवारों की इस रेस में अनिल लाकड़ा आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर 3 नाम निकलकर सामने आए, अनिल लाकड़ा, सुखबीर सिंह दलाल और बबीना पवनजीत शौकीन। तीनों में सबसे आगे अनिल लाकड़ा चल रहे हैं 43.69% वोट्स के साथ। सुखबीर सिंह दलाल बहुत पीछे नहीं है, मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, 42.01% वोट्स के साथ है, और बबीना पवनजीत शौकीन 9.24% वोट्स के साथ है। आम आदमी पार्टी की टिकट को भी लोग पसंद कर रहे हैं, यानी कि चेहरा कोई सा भी हो लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ ही जाएंगे, ऐसे लोगों की भी संख्या है 5.06%। अंग्रेजी में कहावत है, अ डे स्टार्ट्स एंड इट शोज हाउ इट गोज, यानी कि दिन जैसे शुरू होगा वो बताएगा कि कैसे जाने वाला है। तो संभावित उम्मीदवारों का ये ओपिनियन पोल शुरू हो चुका है मुंडका का। अब ये कैसा चुनावी मैदान बनेगा ये तस्वीर साफ होनी बाकी है। बीजेपी में क्या स्थिति बनी हुई है और कांग्रेस के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है ये भी आपको बताएं। तो मुंडका विधानसभा का क्या हाल है ये आपको बता रहे। संभावित उम्मीदवारों की इस रेस में कौन किस पर कितना आगे है, तस्वीरें साफ हो रही हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की तस्वीर साफ हो चुकी है। 3 नाम निकलकर सामने आए थे और सबसे आगे चल रहे हैं अनिल लाकड़ा। मौजूदा विधायक रेस में पीछे चल रहे हैं 42.01% वोट्स के साथ, जबकि अनिल लाकड़ा को ज्यादा पसंद किया जा रहा है, लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की संभावित उम्मीदवारों की इस रेस को देखते हुए अब ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के अंदर तस्वीरें क्या बनी हुई है। बीजेपी की बात करें तो संभावित उम्मीदवारों की इस रेस में 4 नाम निकलकर सामने आए। विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। तो संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी का गजेंद्र सिंह, मास्टर आजाद सिंह, दलबीर सिंह और देवेंद्र शौकीन। इसके अलावा एक नाम और है जसवंत सिंह का, लेकिन मत प्रतिशत बहुत अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर है 5 नाम, लेकिन जसवंत सिंह का मत प्रतिशत बहुत अच्छा नहीं है, सिर्फ 1.03% वोट्स मिले हैं। गजेंद्र सिंह, मास्टर आजाद सिंह और दलबीर सिंह मुख्य रूप से ये 3 नाम है जो रेस में आगे चल रहे हैं। गजेंद्र सिंह 42.86% वोट्स के साथ, मास्टर आजाद सिंह 27.08% वोट्स के साथ, दलबीर सिंह 26.01% वोट्स के साथ, देवेंद्र शौकीन 3.02% वोट्स के साथ और जसवंत सिंह 1.03% वोट्स के साथ। 3 नाम प्रमुखता से आगे आ रहे हैं और 2 नामों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, मास्टर आजाद सिंह और दलबीर सिंह। सुजीत जी के पास सबसे पहले रुक कर लेते हैं। सुजीत जी, कहने को तो 5 नाम है, लेकिन हम देखें तो जसवंत सिंह मात्र 1.03% वोट्स और देवेंद्र शौकीन 3.02% वोट्स। इसके इन 2 को हटा दे तो 3 नाम है जो प्रमुखता से हमें दिख रहे हैं रेस में। गजेंद्र सिंह 42.86% वोट्स के साथ, क्या है जो उनके फेवर में जा रहा है? देखिए, अभी सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर 5 नाम इसमें आ रहे हैं। कुछ नाम और थे जिनका मत प्रतिशत उस तरह का नहीं है कि हम इसमें शामिल कर सकते या दिखा सकते उनको, क्योंकि इससे भी कुछ नाम वहाँ पर जब हमारी टीम गई थी तो वहाँ कुछ लोगों ने बैलेट पेपर पे वो नाम भी लिखने का काम किया कि ये भी रेस में हैं, लेकिन उनका मत प्रतिशत उतना नहीं है कि हम इसमें शामिल कर सकते। और ख़ास तौर से 5 नामों को इसमें शामिल किया जा सका है और उसमें अगर गजेंद्र सिंह जो है सबसे ऊपर है तो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जो है वो एमसीडी का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है वो युवा चेहरे हैं बीजेपी के और शायद यही वजह है कि वो उनके पक्ष में जा रहा है कि वहाँ से उनको बीजेपी समर्थक और बीजेपी के मतदाता ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और मास्टर आज़ाद सिंह और दलबीर सिंह में बिल्कुल क्लोज फाइट दिख रही है यहाँ पर। और ख़ास तौर पर देखेंगे तो मुंडका विधानसभा में 3 उम्मीदवार ही रेस में दिख रहे हैं, जिनमें इन्हीं तीनों में से बीजेपी को तय करना है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। मास्टर आज़ाद सिंह के पक्ष में हो सकता है कम मत प्रतिशत इसलिए भी दिख रहा हो क्योंकि वो 2 चुनाव लगातार
2013 का और 2015 का लड़े और दोनों चुनाव में उनको जीत नहीं मिली। और यही वजह है कि हो सकता है वहाँ के जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं बीजेपी के या जो बीजेपी के लोग हैं उनको लगता हो कि हो सकता है इस बार मास्टर आज़ाद सिंह का नंबर ना लगे, क्योंकि 2013 में आपने देखा होगा कि उन्होंने ये जब चर्चा थी कि वो मेयर हैं नॉर्थ एमसीडी के और टिकट की बात आई तो वहाँ दूसरे व्यक्ति का नाम चल रहा था तो उन्होंने इस्तीफ़ा तक दे दिया। और ये कहा जा रहा था कि भाई उनके भतीजे कह सकते हैं प्रवेश वर्मा वहाँ से पश्चिमी दिल्ली से सांसद थे और ये मेयर थे, तो ये कहा गया कि एक ही परिवार के हैं। तो उन्होंने कहा कि परिवार के एक हैं लेकिन संघर्ष हमारा भी है राजनीति में, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफ़ा दे पार्टी को भेज दिया था। फिर जाके उनको 2013 में विधानसभा का टिकट मिला और फिर दोबारा 15 में भी उनको टिकट दिया गया, लेकिन वो सफलता हासिल नहीं हो पाई उनको। और ये कार्यकर्ताओं में या उनके समर्थकों में इस तरह का मैसेज हो सकता है बीजेपी के अंदर, यही वजह है कि शायद उनका मत प्रतिशत गजेंद्र सिंह के मुकाबले कम दिख रहा है। और तीसरा नाम जो दलबीर सिंह का है, दलबीर सिंह भी वहाँ से प्रयास कर रहे हैं और ख़ास तौर से मोदी सरकार का जो एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। और चाहे वो स्वच्छता अभियान का मुद्दा हो या फिर कह सकते हैं पैरा ओलंपिक एक खिलाड़ी उस इलाके की थी, उसकी मदद के लिए उन्होंने उसको मदद की, और भी इस तरह के जो काम हैं सैनिकों से जुड़े जो काम हैं उस तरह की कामों में ये लगे हुए हैं और ये भी टिकट की रेस में हैं। और बहुत ज़्यादा अंतर आप नहीं देख पा रहे होंगे मास्टर आज़ाद सिंह और दलबीर सिंह में। तो प्रमुखता से तीन संभावित उम्मीदवार ही यहाँ पर बीजेपी के अंदर दिख रहे हैं और पार्टी को इन्हीं तीन नामों में से फैसला करना होगा। और कोई पैराशूट उम्मीदवार हो तो वो अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन अभी जो वहाँ के लोगों की राय निकल कर आई है उसमें ये तीन सबसे प्रबल दावेदार दिख रहे हैं। जी ददीबल जी, गजेंद्र सिंह स्वच्छ भारत अभियान में दिल्ली राज्य के संयोजक की भी भूमिका निभा रहे हैं और गंदगी की समस्या जो है वो मुंडका में प्रमुख समस्याओं में एक है। पानी, सीवर, गंदगी, इसके अलावा जाम, कई समस्याएं हैं। और अगर हम फोकस करेंगे स्वच्छ भारत अभियान पर तो दिल्ली राज्य के संयोजक है, क्या ये भी एक वजह मानी जाए कि गजेंद्र सिंह सीधा जनता से संवाद साधते हैं और जनता में एक चेहरा रिकॉग्नाइज्ड होने लगा है गजेंद्र सिंह का? देखिए, स्वच्छ भारत तो इस सरकार में एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां खुद ब खुद कुछ भी थोड़ा भी करता है आदमी तो लाइमलाइट में आ जाता है, पब्लिक से सीधा कनेक्टिविटी हो जाती है। आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चे टेलीविज़न पर देख रहे हैं और वो तुरंत उससे जुड़ रहे हैं, यूथ जुड़ रहा है तेज़ी से। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक बड़ी वजह है जैसा आपने कहा। लेकिन वहाँ पर जैसा अभी सुजीत जी कह रहे थे, साहिब सिंह वर्मा जी के भाई, जो साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के पहले चीफ मिनिस्टर थे और ये मास्टर आज़ाद सिंह का अपना गृह क्षेत्र है एक तरह से, तो ये लोग यहाँ के पुराने रहने वाले हैं, तो इनका एक अपना होल्ड है। एक रंजन, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जाट बहुल सीट है, यहाँ पर 26% जाट वोटर हैं और यहाँ जब भी लड़ाई हुई है, फाइट भी हुई है अगर इलेक्शन में, तो वो जाट वर्सेस जाट्स कैंडिडेट के बीच में हुई है और उसी में वोट अक्सर बढ़ते नजर आएंगे। अगर आप 2013 में देखें जब आज़ाद सिंह यहाँ लड़े थे तो उनके सामने रामवीर शौकीन थे। रामवीर शौकीन इनसे बहुत थोड़े से वोटों का अंतर था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। उनको 45,000 मिले थे, उनको 52,000 मिले थे, 29% और 34% वोट का फासला था। तो और उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुआ 2015 में, तो वो एक जिस तरह का पूरे दिल्ली में हुआ वही यहाँ भी रिपीट हुआ था। लेकिन तब भी मास्टर आज़ाद सिंह 53,000 से ज़्यादा वोट मिले थे उनको और 94,000 सुखबीर सिंह दलाल को मिला था। लेकिन जाहिर है जीते थे वो, 40,000 का तब भी फर्क था। लेकिन उस आंधी में जिसमें बड़े बड़े किले ध्वस्त हुए थे, बड़े बड़े नेता ढहे थे, उसमें मास्टर आज़ाद सिंह हारे थे। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी ये होगा। अच्छा, चूंकि वो साहिब सिंह जी के परिवार से आते हैं तो पॉलिटिकल राइवलरी भी बढ़ जाया करती है। जितने बड़े घरानों से लोग आते हैं
उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल राइवलरी बढ़ती है पार्टी के अंदर भी। जिस समय साहिब सिंह चीफ मिनिस्टर थे उस समय उनके परिवार के लोगों के साथ कुछ पार्टी के अंदर भी किसी की नाराज़गी होगी, किसी का सपोर्ट होगा, तो वो चीज़ें आ जाया करती हैं। और वो उन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मास्टर आज़ाद सिंह और गजेंद्र सिंह के बीच में लगभग आधे आधे का फासला हो, मतलब आधे का तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी काफ़ी फासला है। 27% हैं और तो 14-15% का जो आ रहा है, 15% का फासला वो इसीलिए आ रहा है कि गजेंद्र सिंह जिस तरह से एक्टिव है वहाँ मेंबरशिप ड्राइव में और स्वच्छ भारत अभियान में, तो पार्टी के अंदर उनकी स्थिति थोड़ी साउंड है आज की तारीख में। और वही पब्लिक के बीच में उनकी जो सुनवाई है उसकी वजह से है। और इधर दलबीर सिंह और मास्टर आज़ाद सिंह के बीच में बहुत क्लोज फाइट है। तो ये दावेदारी जो है इनकी गजेंद्र सिंह की थोड़ी मजबूत दिख रही है। देखिए सर, पहले और दूसरे के बीच की हम यहाँ पर फासले को तो देख रहे हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे के बीच के फासले को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। संजय जी, मास्टर आजाद सिंह और दलबीर सिंह दोनों के बीच का जो फासला है 1%, महज 1% फासला, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कई बार सर्वेक्षण में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर आप नाम जानते हैं, पूछा जाता है आप किसे वोट देंगे, और तीनों का नाम जानता है, किसी को ज़्यादा एक इम्प्रेशन होता है उसके ऊपर, तो उसके तरफ चला जाता है। जो मास्टर आज़ाद की बात है, वो इतना चुनाव लड़ चुके हैं, इतने समय तक क्षेत्र में रहे हैं, मुकामी हैं, वो साहब सिंह वर्मा के भाई हैं, तो जाहिर है कि उनको एज तो मिलेगा। अगर अनचाहे तौर पर भी कुछ 1-8% वोट ज़्यादा उनके लिए कहा जा सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो जो नंबर 3 पर हैं दलबीर सिंह, उनके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन बनता है, बेहतर विकल्प वो साबित होते हैं। रह गई मास्टर आज़ाद की बात है, वह भाजपा इस बारे में भी ये देख रही है कि कुछ चीज़ें कभी कभार जो बहुत अच्छाई होती है वो बुराई बन जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, आपके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, आप के क्षेत्र के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो कई बार बहुत पॉजिटिव नहीं रहता, बल्कि कुछ नया आजमाने की बात होती है। जो आप गजेंद्र सिंह की बात कह रहे हैं, युवा चेहरा होना, फिर वहाँ पार्षद के बारे में ये काम करना, फिर उनके पीछे कोई वैसा बहुत निगेटिव बैगेज नहीं है। मास्टर के साथ भी कोई बहुत निगेटिव तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग उसके बारे में जानते हैं। जो बात कहा दलबीर जी ने कि राइवलरी होती है और तमाम चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें उनके साथ हैं। उस तरह की राजनीति है। गजेंद्र के साथ अभी इस तरह का नहीं है, तो ये तो गजेंद्र हैं और या फिर दलबीर, ये दोनों पसंद भाजपा के लिए हो सकते हैं। वह बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने के चक्कर में नहीं रहेगी और कुछ नया कार्ड खेलने के चक्कर में अगर भाजपा रहेगी तो गजेंद्र और उसमें दलबीर में वो ऑप्शन ले सकती है। बिल्कुल सुजीत जी, यानी कि किसी नए का प्रयोग करना, किसी नया एक्सपेरिमेंट करना कहीं ना कहीं एज दे सकता है बीजेपी को। देखिए, बिल्कुल पहले भी आप देखेंगे कि जो अभी तक चुनाव हुए, 93 के चुनाव में जो सफलता बीजेपी को मिली, सत्ता में आई, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें बीजेपी सत्ता में काबिज होने में कामयाब नहीं हुई, जबकि राष्ट्रीय राजनीति में हुई है। तो एक एक सीट पर जिताऊ उम्मीदवार जब पार्टी उतारेगी, या जिनको लगातार कई बार टिकट देती रही है, सिर्फ मुंडका की ही बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ तो आज़ाद सिंह 2 बार चुनाव लड़े, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर हारने वाले उम्मीदवार को 3 बार या 4 बार भी टिकट मिल चुकी हैं। तो अब अगर पार्टी कोई फैसला करती है, अगर उसको यहाँ मुकाबला करना है, सत्ता में वापसी करनी है, तो कुछ ऐसे बड़े फैसले हो सकता है पार्टी रणनीतिक तौर पर अपनाए। अगर उस नया फैसला या कुछ रणनीति नहीं बनाती है तो उसमें नए चेहरों को आजमाना उनके लिए मजबूरी होगी। और उसमें जिस तरीके से संजय जी कह रहे थे, गजेंद्र सिंह हो या दलबीर हो, वो दोनों फिर फिट बैठते हैं, क्योंकि बाकी जो नाम वहाँ पर आ रहे हैं या तो उनकी उतनी वहाँ से रुचि नहीं है या उतना उनका प्रभाव नहीं। यही वजह है कि 2 नाम और हैं, और इसके अलावा भी कुछ नाम आए हैं, उनका मत प्रतिशत उस तरीके से उतना अच्छा नहीं है। तो बीजेपी यहाँ पर नया प्रयोग भी कर सकती है। बीजेपी नया प्रयोग कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी के कैंडिडेट्स जो हैं, संभावित उम्मीदवार जो हैं, वो भी, उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। देखिए, कुछ नाम ऐसे भी थे जो हम रेस में शामिल नहीं कर पाए क्योंकि मत प्रतिशत इतना नहीं था। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल।
संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल, जिसमें अगला नंबर है कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन मुंडका में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो दो नाम निकलकर सामने आए और तस्वीर बिल्कुल साफ है। डॉक्टर नरेश कुमार और नरेश लाकड़ा के बीच में डॉक्टर नरेश कुमार को 70% वोट मिले हैं, जबकि नरेश लाकड़ा को 30% वोट्स मिले हैं। दो नाम निकलकर सामने आए थे मुंडका में, और कांग्रेस को कभी मुंडका की जनता ने वो प्यार दिया भी नहीं है, यानी कि ये पहली बार होगा अगर कांग्रेस पर भरोसा जताती है मुंडका की जनता। लेकिन उससे पहले जो टिकट की माथापच्ची है चुनावी मैदान में, डॉक्टर नरेश कुमार 70% वोट्स के साथ है। सुजीत जी, डॉक्टर नरेश वर्सेस नरेश की लड़ाई है और डॉक्टर नरेश कुमार 70% वोट्स के साथ है, तो नरेश लाकड़ा 30% वोट्स के साथ है। देखिए, वहाँ पर मुंडका में पहली बार जब चुनाव 2008 में हुआ था तो उस समय जो है डॉक्टर नरेश कुमार को मौका दिया गया था, और ये नरेश कुमार एक बार वहाँ से चुनाव लड़े हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा 2013 में जो चुनाव जीते वो ख़ास तौर से रामवीर शौकीन 2013 में जीते थे, और 2013 में ही डॉक्टर नरेश कुमार को वहाँ पर मौका भी दिया गया था। तो उस चुनाव में वो हार गए थे, लेकिन 15 में जब बात आई फिर से टिकट देने की, तो रामवीर शौकीन जो हैं उनकी पत्नी को जो है वहाँ पर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। और रामवीर शौकीन पर आपने देखा होगा कि आरोप भी लगे थे, AK-47 और कई तरह के उनके ताल्लुकात जो है जो गैंगस्टर हैं उनसे भी निकले थे। तो इस वजह से अब जो स्थिति है, जो रीता शौकीन है वहाँ से कोशिश हालांकि कर रही थी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो जो जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई हुई उसके बाद से उनकी छवि खराब हुई, तो अब सिर्फ डॉक्टर नरेश कुमार और नरेश लाकड़ा में लड़ाई दिख रही है। लेकिन नरेश कुमार और नरेश लाकड़ा में अब देखना होगा कि अंतर जो है ज़्यादा है। 70% लोग डॉक्टर नरेश को पसंद कर रहे हैं और नरेश लाकड़ा को 30%। तो पार्टी को ही तय करना है कि इन दोनों में किसको पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा टिकट के दावेदार नहीं दिख रहे हैं, और यही दो चेहरा हैं कांग्रेस के पास। और जो भी जितने भी लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं या कांग्रेस को समर्थन कर, उनके मत प्रतिशत के हिसाब से ये दो नाम सामने आ रहे हैं। जी संजय जी, अब तक कांग्रेस को मुंडका की जनता ने मौका नहीं दिया है। डॉक्टर नरेश कुमार एक अच्छा खासा मार्जिन लेकर आ रहे हैं, अच्छा खासा वोट प्रतिशत उन्हें यहाँ मिल रहा है, 70% वोट्स के साथ वो आगे चल रहे हैं टिकट की रेस में। क्या लगता है, क्या डॉक्टर नरेश कुमार इस बार कांग्रेस की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? देखिए, आंकड़े जो कहते हैं 70% और 30%, तो जाहिर है कि 70% आंकड़ा अगर है उनके साथ तो जनता तो उनके साथ है। अब रही गई पार्टी की बात है, पार्टी किसको आगे लाती है। देखिए, कांग्रेस का वहाँ पर जो वोट मिलता है वो 10% जो है मुस्लिम वोट है, और बाकी अनुसूचित जाति का जो वोट है जितना, वो बड़ा चंक है अनुसूचित जाति का। इनमें से कुछ तोड़ते हैं वो, बाकी जाट लोगों में से भी कुछ वोट उनके पास आते हैं, थोड़े से प्रतिशत आता है। अब किस तरह का नरेश जब पहला चुनाव लड़े थे तो जिस तरह के परसेंटेज आए थे, कोई बहुत शायद 12% के आसपास कुछ इस तरह का था आंकड़ा है शायद, मुझे अगर याद हो तो 12.4। हाँ, इस तरह का आंकड़ा था। तो जब वो उतने वो मार्जिन लेके वोट लाते हैं, जबकि बाकी जब हार जीत का जहाँ फैसला है वहाँ 39, 38, 52, तो ये लगता है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो उनके लिए उतना वोट बैंक है नहीं वहाँ पर। अब ऐसे में जहाँ जनता का फैसला होगा, जहाँ लगेगा कि उनकी पॉपुलैरिटी है, उनको वो उसके साथ जाएंगे। तो जाहिर है कि नरेश कुमार और नरेश लाकड़ा में से नरेश कुमार को चुनने का उनको या उनको टिकट देने का ज़्यादा बनता है, अवसर बनता है। बिल्कुल दधिवल जी, नरेश कुमार भले ही अगर हम देखें टिकट की रेस में तो आगे चल रहे हो, लेकिन क्या कांग्रेस को, क्योंकि नरेश कुमार पहले एक बार हार का सामना कर चुके हैं, क्या कांग्रेस को नरेश कुमार पर एक बार फिर से भरोसा जताना चाहिए, जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए, या फिर कोई और रणनीति पर भी विचार किया जा सकता है? जैसे एक बार फिर जोर दूंगी, हरियाणा के चुनावों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और हरियाणा से लगता हुआ ये इलाका है। बिल्कुल, जैसा अभी सुजीत जी कह रहे थे, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि 2013 के चुनाव में नरेश कुमार जब चुनाव लड़े थे, उसी समय रामवीर शौकीन भी लड़े थे, और रामवीर शौकीन के भांजे भतीजे को लेकर के जो क्रिमिनल
एपिसोड हुआ था वो, फिर इनके प्लॉट से वो AK-47 और उन चीज़ों का बरामद होना और इनके नीरज भवानिया इनके भांजे का वो सारा जो एपिसोड हुआ था, उसके बाद से वो बहुत संकट में पड़े थे। और 2015 में फिर उन्होंने अपनी पत्नी को उतारा, रीता शौकीन को, और रीता शौकीन जो है वो भी हार गई। कांग्रेस इस सीट पर कभी नहीं जीती। 2013 में नरेश कुमार भी हारे, तो इस बार रीता शौकीन तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं टिकट की लाइन में होगी नहीं। और दो ही नाम निकल कर आ रहे हैं इसमें। नरेश कुमार चूंकि एक चुनाव लड़ चुके हैं और साफ सुथरी छवि के पढ़े लिखे, डॉक्टरेट हैं वो, और एडवोकेट भी हैं वो, जो मेरी जानकारी है, तो अच्छी बैकग्राउंड है उनकी, लोगों में अच्छी स्वीकार्यता है उनकी, लोगों के बीच में, चूंकि पढ़े लिखे हैं तो सोफिस्टिकेटेड हैं जी, बातचीत में भी, और जाट होने के बावजूद सोफिस्टिकेटेड तो ऐसा मतलब मजाक में लोग कहते हैं, तो वो बहुत पोलाइट है, तो उसका भी लोगों के बीच में असर पड़ता है। अच्छा, लोकप्रियता इसलिए उनकी ज़्यादा 70% की जो आपके यहाँ दिख रही है इसमें, उसके पीछे यही सब वजह है कि उनकी कनेक्टिविटी लोगों से, उनका अपना मूल स्वभाव। एक बार हार चुके हैं, जाट बहुल सीट है, दोबारा फिर उनको मौका मिलेगा तो हो सकता है कि कुछ कर पाने की स्थिति में हो, लेकिन पब्लिक जिस तरह से बता रही है कांग्रेस की पार्टी के भीतर, तो उनके सामने तो कोई और है नहीं, मैदान एक तरह से खाली ही दिख रहा है उनके पक्ष में। जी, क्योंकि कार्यक्रम को खत्म करने का समय आ गया है, आप तीनों से ही एक सवाल, फाइट किस किस में आप देखते हैं? सबसे पहले सुजीत जी। देखिए, फाइट तो जिस तरीके से हमने कहा कि कांग्रेस अभी भी उम्मीदवारों के उनके पास कमी है, और नरेश कुमार ही यहाँ पर एक प्रबल दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का मौजूदा MLA उनकी सरकार है, अब बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी रेस में है। तो कहीं ना कहीं अभी मुख्य मुकाबले के तौर पर अगर देखेंगे तो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिख रही है, और अगर हवा हरियाणा वाली चली, कुछ इधर आ पाई मुटका इलाके में, तो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस कांग्रेस का भी बदलेगा। जी, ददीबल जी। ये डिपेंड करेगा कैंडिडेट पर, अभी कौन आता है, क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस अभी तक अच्छी है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो देने के लिए मतदाताओं को जो चुनावी वायदों में दिया जाता है, रेवड़ियां बढ़ती हैं, वो अभी उन्हीं दोनों की झोली में है, आम आदमी पार्टी और भाजपा के जी। लेकिन जैसा सुजीत जी कह रहे थे कि हरियाणा के बॉर्डर का इलाका है, बिल्कुल सटा हुआ बहादुरगढ़ है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही कभी गृह राज्य का हिस्सा हुआ करता था, बहादुरगढ़ भी रोहतक का ही हिस्सा था। तो अगर कुछ वहाँ कुछ कर पाने की स्थिति में होता है, कैंडिडेट अच्छा आता है, कुछ जाट मूवमेंट का कुछ कर पाते हैं, लोग कैश करा पाते हैं, तो अलग बात है। अदरवाइज अभी मेन फ्रेम में आज की तारीख में तो वहाँ आम आदमी पार्टी और भाजपा ही दिख रही है। जी, संजय जी। जजपा अगर सामने आती है तो भाजपा थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में होगी, वरना अभी तो आम आदमी पार्टी काफ़ी मतलब हाँ लीड कर रही है, लेकिन ये सब चीज़ें अभी समय है, अभी तमाम समीकरण बदलेंगे। चलिए, तो संभावित उम्मीदवारों का ये ओपिनियन पोल है, और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों की तस्वीर साफ हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के जो सिटिंग MLA हैं उनको टक्कर दे रहे हैं अनिल लाकड़ा, यानी कि सुखबीर सिंह दलाल को टक्कर दे रहे हैं अनिल लाकड़ा। इसलिए दो नाम तो आम आदमी पार्टी से निकलकर सामने आ गए हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो 3 नाम निकलकर सामने आए हैं रेस में, और कांग्रेस में एक ही नाम है डॉक्टर नरेश कुमार का। तो कुल मिलाकर मुंडका के चुनावी मैदान में 6 नाम है। देखना होगा कि पार्टी किस पर कितना भरोसा जताती है, चुनावी मैदान में कौन सा चेहरा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी देखना होगा, उन समस्याओं पर कौन कितने समाधान दे पाता है, किसने कितना काम किया है। जनता ये भी एक्सपेरिमेंट करती है। 2008, 2013 और 2015 के चुनाव इसकी गवाही दे।